बघेल साहब, क्या जैसा नावेद शिको कह रहे, क्या अब वो दौर आ गया है कि जब ये जो जाति आधारित छोटी पार्टियां थी और इनके लीडरशिप थी, एक दौर रहा जब इसने उत्तर प्रदेश में बड़े दलों को नाक में नकेल डाले रखी। भाजपा के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण रहे और सपा के लिए तो बहुत ही रहे। अभी पिछले चुनाव में बहुत था। अखिलेश जी ने मेरे ख्याल से डिक्शनरी खोल के जितने दल थे सब इकट्ठे कर लिए थे, क्या कोई छोड़ा ही नहीं था। लेकिन क्या अब वो समय आ गया है कि जब हो गया कि भाई नहीं, बढ़िया जो दल है, बड़ा दल का जो नेता है उसके पक्ष में हवा चलेगी तो जीत हार होगी, इनसे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, ऐसा माहौल बन गया क्या? अमिताभ जी देखिए, लगातार आप राजनीति को देख रहे हैं। 2014 के बाद 19 के बाद 22 किस प्रकार से परिदृश्य राजनीति का बदला है वो भी आपने देखा होगा। पहले जहां मंडल कमंडल की राजनीति से होते होते आज यहाँ लाभार्थी वर्ग तक पहुंच गई। लोगों को कैसे लाभ सरकार दे सकती है, अंतिम व्यक्ति को कैसे अग्रणी स्थान पर लेकर आ सकती है, 3 करोड़ 24 लाख से ज्यादा गरीबों को उत्थान कर सकती है, आज इसकी राजनीति शुरू हुई है। और उस राजनीति का तोड़ ढूंढने के लिए लगातार ये विपक्षी पार्टियां किसी न किसी प्रकार का यत्न प्रयत्न करती रहती हैं। जब उन्होंने सभी प्रयास के गठबंधन करके देख लिए, बेमेल गठबंधन किए, बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी जो बेमेल गठबंधन थे वो भी करके देख लिए, कांग्रेस के साथ गठबंधन करके देख लिए, राष्ट्रीय लोकदल को भी ले लिया, और उसके बाद भी परिणाम यह आया कि ये लोग सत्ता तक नहीं पहुंच पाए। जब ये सत्ता तक नहीं पहुंच पाए, तुष्टीकरण की राजनीति से सत्ता तक नहीं पहुंच पाए, तो इन्होंने प्रयास किया कि किसी प्रकार से समाज के भीतर विभेद करने का काम, पैदा करने का काम ये लोग जाति जनगणना के नाम पर लेकर आए, और वही करना चाहते हैं कि लोगों को किसी भी प्रकार से डिवाइड करो, उनको बीच बीच में तोड़ो। दीपक बघेल, एक मिनट दीपक बघेल, इसमें मेरा एक सबमिशन है। जो बात आप या आपकी पार्टी कहती है ऑफिशियली कि जातिगत जनगणना का मतलब है समाज में विभेद करना, एक ही जात है गरीब, ठीक। लेकिन जब मैं आपकी पार्टी के ओबीसी संवर्ग के नेताओं से बात करता हूं तो 10 से मैंने बात की तो 9 नहीं 10 ने मुझसे कहा कि भैया गणना तो होनी चाहिए। देखो, हम भी समाज में जाते हैं, हमसे भी लोग कहते हैं कि भाई गिनती क्यों नहीं हो। मैं आपका मैं नाम ले दूं, लेकिन फिर उनकी स्थिति खराब हो जाएगी। बड़े लोग हैं, छोटे लोग नहीं। किसी ने हमसे टेलीफोन पे ये नहीं कहा, ऐसा नहीं कि अखिलेश जी की पार्टी के लोग चिल्ला रहे, आपकी पार्टी के बड़े लोगों ने भी कहा, और वो बड़े पिता की संतानें हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि हम भी चाहते हैं भैया। ऐसा कौन ओबीसी का नेता हो सकता है जो राजनीति करना चाहे? मैं बड़ी कड़वी बात कह रहा हूं। नावेद, आपके पास भी आऊंगा इसी सवाल को लेकर। मुझे ऐसा ओबीसी का नेता बता दो, भले फॉरवर्ड ब्लॉक में सक्रिय हो, छोड़ो सपा बसपा भाजपा कांग्रेस, जो ये कह दे कि जातिगत जनगणना खिलाफ हूं मैं और ओबीसी की राजनीति भी कर ले। बघेल साहब, टेल मी वन नेम। जी 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 अमिताभ जी, देखिए आपको भी अच्छी तरह से पता है और हम भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी नेता इसलिए ओबीसी की जनगणना की बात कर रहा है क्योंकि उसको चाहिए कि किसी प्रकार से उसका नाम भी उसमें शामिल हो जाए, वो भी सत्ता के शिखर पर किसी प्रकार से पहुंच जाए। वरना जनता का क्या लाभ होने वाला है? आप ये देखिए ना, जनता का इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। जहां पर अगर समायोजन की बात है तो आज पिछड़े लोगों का, पिछड़ी जातियों का समायोजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया। आज केंद्र के अंदर भी 84 सांसद, 29 मंत्री केंद्र के अंदर पिछड़े जाति के आते हैं, वो समायोजित किया। प्रदेश के अंदर भी कैबिनेट के अंदर पिछड़ी जाति। बघेल जी, एक मिनट, दो अलग अलग मुद्दे थे। कपिल बाबू एक मिनट, दो अलग अलग मुद्दे हैं। आप शौचालय, गैस, अनाज, साबुन, चीनी, नमक ये बता रहे हो, मैं इससे अलहदा बहस का बात ला रहा हूं। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। 1984 में जब पिछड़े वर्ग की कोई अलग राजनीति नहीं थी, क्या कुछ नेता थे लेकिन राजनीति अलग नहीं थी बड़ी, मंडल से पहले का भारत, तो भारत की संसद में पिछड़ों का तब भी पिछड़े 50% ज्यादा देश में, समझिएगा बघेल साहब। तब भारत में की संसद में कुल 11% पिछड़े थे, मंडल आते ही 27 हो गए। क्या मैं कहां कह रहा हूं कि शौचालय मूत्रालय की बात है ना? बात यह है, आदमी कह रहा गिनती हो जाएगी तो हम सपा में, भाजपा में, कांग्रेस में, बसपा में 50% टिकट मांगेंगे लोकसभा में, विधानसभा में। ये मैं कह रहा हूं। मैं कहां कह रहा हूं कि लोहिया आवास और चापाकल मांगेंगे।
इसकी लड़ाई हो रही है। लड़ाई है टिकट की। 100 टिकट हैं तो 50 इधर रखो, 50 में बाकी बांटो। ये लड़ाई है दीपक जी। अमिताभ जी, मैं भी यही बात कहना चाह रहा हूँ कि हमने 29% लोगों का समायोजन किया है, 27% से ज्यादा ही लोगों का समायोजन किया। और हमने 29 में नहीं मान रहे, 29 में का वो करे 55%, हमें 29 क्यों? आधा आधा तो करो। ये मसला है, इसलिए मैंने कहा ये मसला इतना सीधा नहीं। और आपको आजादी है बोलने की, आप कोई भी लाइन तय कर सकते हैं, और आपकी पार्टी में इतना अनुशासन भी है। छोटी पार्टी नहीं है आपकी, इसलिए अनुशासन है। और सत्ता में है, सत्ता में जब पार्टी होती है तो अनुशासन वैसे ही आ जाता है क्या? इसलिए कोई सार्वजनिक तौर पर नहीं बोलेगा। लेकिन मैं अपनी बात पर कायम हूं कपिल जी कि देश में कोई भी ऐसा ओबीसी का नेता नहीं है जो जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं हो, पार्टी कोई हो। कपिल जी बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। जो जिस कम्युनिटी से निकल करके आया है उसने उस कम्युनिटी के दर्द को भी झेला है, और उसे ये मालूम है कि इस दर्द की क्या दवा है और कहाँ मिलेगी। जब आप अपने लोगों के बीच में एक वायदा करके आते हैं कि हम सामाजिक न्याय की स्थापना करेंगे और आपके हक और हुकूक के लिए लड़ेंगे, तो उसके लिए कास्ट की गिनती तो बहुत जरूरी है। अगर नहीं होगी तो आप कहेंगे कैसे कि इनको इतना प्रतिशत मिलना चाहिए, इनको इतना प्रतिशत मिलना चाहिए। भाई 1935 की जनगणना से नहीं काम चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं देना चाहती। जैसे क्यों नहीं देना चाहती है? जैसे आप देखिए, महिला आरक्षण इन्होंने 10 साल के लिए पीछे टाल दिया और कह भी दिया कि दोनों हाथ में लड्डू दे लो, लेकिन खाने नहीं देंगे साहब तुम्हें। 10 साल तक अब महिलाएं खा नहीं पाएंगी और जातीय जनगणना ये कराएंगे नहीं। अच्छा, सरकारी नौकरों के तो एकदम खिलाफ है। वो ये सोचते हैं कि ये फ्री की तनख्वाह पा रहे हैं तो वेतन आयोग खत्म कर दो, पुरानी पेंशन खत्म कर दो। ये इससे हमसे आपसे बेहतर कौन जानेगा इस समस्या को? अमिताभ जी, सिर्फ आप ही जिंदा हैं। मैं एकदम खुलेआम कह रहा हूं इस बात को कि सिर्फ आप और आपका चैनल जिंदा है कि जो इस तरह की, जिस पर कोई टीआरपी नहीं मिलता है, उस चीज को आप उठाते हैं। तो भाजपा इनके खिलाफ है। वो ओपीएस जो है देंगी नहीं, वो वेतन आयोग खत्म कर दिया। महंगाई नहीं बढ़ेगी साहब, पहले बढ़ती थी, अब नहीं। अच्छे दिन में महंगाई कहाँ है? अच्छे दिन में तो महंगाई नहीं है। कपिल बाबू, ठीक, मैं आता हूं दोबारा। उमेश यादव जी, मुझे लगता है कि ओबीसी के जो नेता हैं, जो सांसद हैं, वो भी विधायक हैं, वो भी जो नहीं है, वो भी जो राजनीतिक जीवन में है, टिकट मिली नहीं मिली, उनके लिए गिनती और ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि वो अपनी पार्टी में कम से कम कॉलर तो पकड़ पाएंगे कि भाई 50% या 50-100 में 50 टिकट तो दो। अखिलेश यादव के यहां भी, अखिलेश यादव की अध्यक्षता में पार्टी चल रही है, वो खुद पिछड़े हैं, ओबीसी हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि 100 में 50 पिछड़े होंगे, नहीं ना। तो जितने कम होंगे वो भी मांगेंगे। उमेश यादव, देखिए, जातीय जनगणना की जहां तक बात है जी, हमारी पार्टी का यह मानना है कि जो भी पिछड़े और अति पिछड़े, अति दलित हैं, उनको अपनी संख्या के आधार पर अपनी शक्ति का आकलन होने लगे। और जातीय जनगणना और सामाजिक न्याय की रिपोर्ट की जो बात पार्टी के गठन के बाद लगातार माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पिछले 20 वर्ष से उठा रहे हैं, वो इसीलिए कह रहे हैं कि किसी भी समाज को जब तक लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलती है, तब तक उस समाज का व्यक्ति, उस समाज का उत्थान संभव नहीं है। उस समाज से संबंधित पीड़ाएं, परेशानियां, उससे संबंधित समस्याएं वो सदन पर के पटल पर कैसे रख पाए। इसलिए राजनीतिक हिस्सेदारी के साथ सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हर तरह की हिस्सेदारी हमारी जब संख्या पता होगी समाज के लोगों को, तो निश्चित वहां से तय होगा कि हमारी हिस्सेदारी कितनी है। तो जी, मुझे याद है मेरठ में एक रैली थी, नावेद जी को, काशीराम जी उसको संबोधित करने गए। एक पत्रकार के नाते मैं भी गया उनके साथ रैली कवर करने। तो उन्होंने कहा कि भाई दलितों से कि अगर तुमको ये लगता है कि जो तुम्हारे हाथ का छुआ पानी नहीं पीते
वो तुम्हारे वोट से जब जीत के विधानसभा और लोकसभा जाएंगे तो तुम्हारे हित का काम करेंगे, तो बोले फिर तुम्हारी बुद्धि को कोई नहीं सुधार सकता। यहां से बात शुरू की क्या, वो थोड़ा हार्ड हिटिंग स्पीच करते थे कांशीराम जी। कल ही उनकी जयंती निकली है, तो ये बात नीचे तक अपील करती थी। बसपा का जो राइज हुआ वो इसी कारण से हुआ। उनका ना हमारा प्रतिनिधित्व हमारा ही आदमी करे। नावेश जी को जी सर, मैं एक चीज महसूस कर रहा हूं। जी। कांग्रेस जिसका इतिहास है कि उसने हर किस्म की राजनीति की, लेकिन कोशिश की कि जाति की राजनीति में वो खुल के सामने नहीं आए, खुल के नहीं आए। अप्रत्यक्ष रूप से की है, जरूर की है, और नहीं की होती तो इतनी बार सत्ता में कैसे रहती। पहली बार देख रहा है कि इतने खुल के कांग्रेस भी जाति की राजनीति में उतर आई है, और कांग्रेस के साथ तमाम देश के दल, विरोधी दल, अक्सर हम लोग देखते हैं कि 8-10 चींटे एक बड़ी सी अपने आकार के 100 गुना बड़ी छिपकली को खींचते हुए चले जा रहे हैं। तो खतरा तो है ही है कि कांग्रेस और पूरा एक गठबंधन जो है इनका, इंडिया गठबंधन, इसमें तमाम क्षेत्रीय दल हैं, कांग्रेस भी थोड़े धीरे धीरे एक स्टेप आगे उभर रही है। ऐसे में एक जाति की राजनीति इकट्ठा होकर, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये मंडल की राजनीति शुरू नहीं हुई है, लेकिन संकेत मिल रहा है कि ये कहीं जाके उभर ना जाए, इस तरह का एक खतरा है। तब जब कांग्रेस को भी लगने लगा है कि अब इसमें कूद ही जाना है, बदनाम हो गए तो क्या हुआ। पहले कहते थे हम भाई जाति की राजनीति नहीं करते हैं, अब कांग्रेस इस तोहमत को भी अपने मुंह पे लगाए हुए है कि भैया हमें करना पड़ेगा, मजबूरी है। ऐसी स्थिति में आप ये बताइए कि केंद्र को लग रहा है कि कहीं ऐसी स्थिति ना हो जाए, इसलिए कम से कम दारा सिंह चौहान है, राजभर है, इन सबको बिल्कुल नाराज नहीं किया जाए, और इनको कहीं ना कहीं एक विकल्प के तौर पर बैठाया जाए कि जब बहुत स्थितियां खराब हो जाएंगी तो कम से कम थोड़ा बहुत ये हमारे काम आएंगे, इस तरह पूरे देश में। अब वहां पर ये लोग जाते हैं और एनओसी लेने जाते हैं केंद्र में बार बार, चाहे दारा सिंह साहब हो, चाहे बताया जाता है, चर्चाएं होती है, गपशप होती है, वहां कहा जाता है कि भैया तुम हमसे एनओसी क्यों लेके आए हो, तुम वहां से एनओसी लेके आओगे तब हम तुम्हें यहां से हरियाणा, क्योंकि केंद्र चाहता है कि योगी जी को भी हमें सिराखों पर रखना है, योगी जी ही से बड़ा भरोसा है, और ये भी नहीं चाहते कि योगी जी सबको बिल्कुल किनारे कर दें। ये बीच का जो एक सामंजस्य बनाना है, यही इस वक्त की सबसे बड़ी खूबी है। यही वजह है कि संघ के लोग, भाजपा कैडर के लोग गली गली जा रहे हैं, चौपाल चौपाल दलितों के बीच जा रहे हैं, पिछड़ों के बीच में जा रहे हैं, वहां एक मतलब अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, योजनाओं के बारे में पूछ रहे हैं, उनकी रिपोर्ट, तो वो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं कि उनको एहसास नहीं कि आने वाला समय नावेश को एक मिनट, एक बात समझ में आती है। एक चर्चा ये भी सुन रहा हूं कि मोदी है तो मुमकिन है, ये तो आपने सुना ही है, कि योगी सरकार के भाजपा के 4-5 बड़े मंत्री, उनको लोकसभा लड़ा दिया जाए और उनसे कहा जाए बहुत हो गया लखनऊ में आपका, अब दिल्ली जाइए। इसकी चर्चा भी सुन रहे हैं जी। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल चर्चा है, और बहुत ही इसमें काफी मजबूती से ये चर्चा हो रही है, काफी मजबूत लोग अंदर के ये बात कह रहे हैं। और लोकसभा चुनावों में कोई भी फैसले इधर उधर से नहीं होते हैं, वो केंद्रीय उनकी समिति जो है उस पर ये काम चल रहा है और बाकायदा चल रहा है, उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है। और इस तरह की बात उत्तर प्रदेश की तो है ही, उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा राज्य है, अन्य राज्यों में भी कई ऐसे राज्यों के नेताओं को बड़े बड़े चुनावों में उतारा जाएगा और उतारा जा सकता है, इस तरह के पूरे संकेत मिल रहे हैं। लेकिन यूपी जो है खासतौर पर जी नहीं, कपिल भैया, नावेद जी, लोकसभा का तो बड़ा चुनाव है, यहां तो केंद्र के मंत्री को विधानसभा में लड़ा दिया, लड़ा ना, तोमर लड़ रहे ना, प्रहलाद पटेल लड़ रहे ना, इसलिए मोदी है तो मुमकिन है। इसलिए ये गलत है। दीपक बघेल, पार्टी संभावना पर विचार कर रही है कि जो लोग ज्यादा वरिष्ठ हो गए हैं, लखनऊ में लंबी समय तक पारी खेल लिए हैं, और उनको कहा जाए चलो भाई बस में बैठो, लखनऊ नहीं दिल्ली चलो, ताकि उत्तर प्रदेश में भी नई लीडरशिप पनपे। जी अमिताभ जी, हमने तो 2019 के अंदर भी 4 विधायकों को
चुनाव लड़वाया था, 4 मंत्री थे हमारे जिनको लड़वाया था, वो प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल थे, रीता बहुगुणा जोशी थी, मुकुट बिहारी जी थे, इन लोगों को हमने वहां पर चुनाव लड़वाया। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का हिस्सा है कि हमें लगता है कि यहाँ पर हमारा कोई विधायक अगर वो सांसद बन गया, अगर पार्टी को वो सीट जिता सकता है तो हम उसको निश्चित रूप में वहां पर चुनाव लड़ाने का काम करेंगे और पूरे दमखम के साथ में काम करेंगे। हम रणनीति की आगे बढ़ रहे हैं, परंतु मेरे मित्र कपिल जी ने बड़ी अच्छी बात कही, जहूराबाद सीट नहीं जिता सकते। मैं तो इनसे ये सवाल भी पूछता हूं कि इन्होंने कितनी सीटें जीत ली 2014 से लेकर 19 के बीच में? 5 से शुरू हुए, 5 पे खत्म हुए, उसके बाद आज 3 पर रुक करके रह गए। तो कम से कम एक बार इनको ओम प्रकाश राजभर की चिंता करने के या हमारे घटक दलों की चिंता करने से पहले अपने दामन को देख लेना चाहिए और अपनी चिंता करनी चाहिए कि ये कहां तक जाने वाले हैं, कि 3 से ग्राफ ऊपर बढ़ेगा या और नीचे की तरफ जाएगा। ये कपिल जी को चिंतन करने की आवश्यकता है। कपिल जी ठीक है, ठीक, कपिल उनको उत्तर ले लें। कपिल जी यादव जी, कपिल जी वो कह रहे भाई अपना देखो, आप 5 पे थे और 3 पे रह गए, अब अभी चुनाव दूर है, ये प्लेट्स की तरह घट रहा है मामला, ज्यादा घट गया तो क्या होगा जी? नहीं, ये शायद अपने भूल जाते हैं कि 55 साल तक स्कूटर पे बैठ के चलते थे, उसके बाद ट्रेन पे भी बैठे और फिर ट्रेन डिरेल हो गई 10 साल के लिए, डिरेल हो गई और उसके बाद जो है फिर आप आए। ये तो लोकतंत्र है जिसपे आप आईना दिखा रहे हो। और हमें भाई देखो दुख हो रहा है, हम लोग वेल विशर्स हैं आपके भी, और क्या बोलते हैं विशेष करके ओम प्रकाश जी के, इसीलिए उनको बधाई दी थी। तरसा आप रहे हो और बता हमें रहे हो। भाई हम तो कह रहे हैं कि आप हमारे मुंह पे पानी डालो, लेकिन कम से कम इन दोनों लोगों को आप मंत्री तो बना दो ताकि अपने समाज के लोगों का काम करके आपके लिए वोट इकट्ठा करें। आपने मंत्री नहीं बनाया, इसलिए घोसी आप नहीं जीत पाए, क्योंकि ये इनका समाज खोज रहा था कि मंत्री बन जाएंगे तब हमारे लिए कुछ काम करेंगे तो हम भाजपा को वोट देंगे।